दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है ना। अगर सचमुच जंगल में आग लग रही है तो इसका मतलब कि यहाँ लोग हैं, लेकिन मैं इधर आया हूँ। ये उनको समझ में आ रहा है क्या? शरीर का रंग काला है और शरीर पे ये सब क्या है? कौन हो तुम? अब मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, नव कुमार। नव कुमार उसके साथ अब काफी दूर निकल गया। अब कुछ खा लो तुम, उसके बाद आराम कर लेना। भैरव, वो कौन है? लेकिन मैं तो इधर नाव से आया हूँ। नव कुमार को कुछ ही देर में नींद आ गई। सुबह जैसे ही नव कुमार की नींद खुली, पहले तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा। वो तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। क्या सुबह हो गई है? लेकिन वो कापालिक अभी तक वापस नहीं आया। कल उसने मुझे यहीं पे रुकने को कहा था, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? और अगर वो वापस नहीं आया तो मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? नव कुमार उस कुटिया से बाहर निकल जाता है। जहाँ तक उसकी नजरें जा रही थी, चारों ओर बस घने पेड़ ही पेड़ थे। दूर से समुद्र की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ से समुद्र दिखाई नहीं दे रहा था। नव कुमार चलते चलते उस कुटिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कल रात कापालिक ने कहा था कि इस कुटिया को छोड़कर कहीं मत जाना। अगर कुटिया के बाहर गया तो खतरा हो सकता है, लेकिन दिन के उजाले में भी खतरा होगा क्या? मन में ये सब सोचते हुए नव कुमार कुछ देर तक कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसके बाद जैसे ही उसे कपाली की याद आती है, वो चलना शुरू कर देता है। अब तक तो घर चला गया होता, लेकिन मैं यहाँ पे बिना कुछ खाए जंगल में भटक रहा हूँ। इस रास्ते पर आ तो गया हूँ, लेकिन अब मुझे इस रास्ते पर कोई कुटिया क्यों नहीं मिल रही है? तो क्या मैं रास्ता भूल गया? क्या इसी कारण से कापालिक ने मुझे मना किया था? ठीक तभी दूर से शेर की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर नव कुमार डर से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो डर जाता है। क्या सचमुच आज शेर के दर्शन होंगे? नाविक ने तो बताया था कि जंगल में कभी कभी शेर भी दिख जाता है। कहीं मेरे सामने ना आ जाए। लेकिन अगर मेरा भाग्य सच में अच्छा हुआ तो फिर शेर दिख ही जाएगा। नव कुमार खुद से बात करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसको एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भटक कर जंगल के अंदर चला आया है। लगता है कि इसी कारण कापालिक ने मुझे बाहर आने के लिए मना किया था। क्यों मैं उसकी बात माने बिना ही बाहर निकल आया? लेकिन मुझे घर भी तो लौटना है। कापालिक! कापालिक! कहाँ हो तुम? मुझे रास्ता दिखाओ। कापालिक, कम से कम ये बताओ कि समंदर किस दिशा में है? नव कुमार पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। भूख और प्यास से उसकी छाती फिर से सूखने लगती है। कुटिया के अंदर जो भी था, वो सब कुछ पहले ही खा चुका था। वहां से एक केला लेकर साथ आया था। वो उसे बैठकर वहीं पर खाने लगता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। केला खाने से पेट नहीं भरेगा। नाव से उतरने के बाद अभी तक अच्छे से खाना नहीं खाया है।
अगर कापालिक के घर में होते तो कम से कम कुछ अच्छा खा तो सकते थे। मैंने सुना है कि कापालिक मनुष्य का मांस खाते हैं। तुरंत ही नवकुमार को ऐसा लगा जैसे उसके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके साथ ही फिर से उसे समुद्र की आवाज आने लगती है। तभी उसी समय एक पक्षी उसके सर के ऊपर से उड़कर चला गया। ये तो कोई एक समंदर के पक्षी जैसा दिखता है। ऐसा लग रहा है कि समंदर उसी तरफ होगा। अगर फिर से किनारे पर कोई नाव दिख गई तो। ये रहा समंदर। लेकिन ये वो जगह तो नहीं है जहां मैं उतरा था। इसका मतलब है कि इस जंगल के चारों तरफ समंदर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नवकुमार नाव पर बैठे उस बुजुर्ग साथी के बारे में सोचने लगता है। नाविकों के बारे में सोचने लगता है। उस स्त्री को याद करता है जो गंगा सागर में संतान विसर्जन के लिए आई थी, लेकिन उसने अपना बेटा खो दिया। अचानक दूर दूर से आए अनजान लोग उसे अपने करीबी लगने लगे। नवकुमार को एहसास हुआ कि अत्यधिक भूख के कारण उसका दिमाग खाली हो गया है और वो वहीं रेत पर बैठ जाता है। प्राचीन काल में लोग शिकार करते थे, लेकिन यहाँ कोई शिकार नहीं है। पक्षियों के झुंड काफी दूर है। भूख लगने से मेरे पेट के अंदर पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। क्या कोई यहाँ पे है? मुझे कुछ खाने को दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं तो मैं इसी रेत पर ही मर जाऊंगा। सर के ऊपर उगते हुए सूरज की रोशनी में नवकुमार का सर चकराने लग गया। वो रेत पर वहीं लेट गया। समुद्र की लहरें उसके पैरों के आखिरी छोर तक आ रही थी। उसका सर गरम रेत पर टिका हुआ था। वो उधर ही सो गया। मैं भूखा ही सो गया था, लेकिन काफी देर हो चुकी है। लेकिन वो कापालिक मुझे अभी भी नहीं मिला। कम से कम रात को रहने के लिए जगह तो मिल ही जाती। मेरे पीछे वो कौन है? कौन है वो? ये बात अपने मन में सोचते हुए नवकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। तब पूरी तरह से शाम हो चुकी थी। सूरज समंदर के अंदर डूबने लगा था। शाम की लाल रोशनी में उस औरत को देखकर नवकुमार का चेहरा चकित हो गया। इतनी खूबसूरत औरत, और वो भी यहाँ पर। यात्री, आप क्या रास्ता भटक गए हो? नवकुमार को लगा कि इस महिला के मुख से निकले कुछ शब्द उसके दिमाग के भीतर घूमने लगे। नवकुमार को बार बार एक ही बात सुनाई दे रही थी, और वो थी, यात्री, आप क्या रास्ता भटक गए हो? नवकुमार कुछ कहना चाहता था, पर उसके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं पा रहा था। थकान और कमजोरी की वजह से उसके मुंह से शब्दों का प्रवाह बंद हो चुका था। कपाल कुंडला उसे देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, फिर मुस्कुराकर बोली,
आओ मेरे साथ। तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा? कौन हो तुम? उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रेत पर चलते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ने लगी। ऐसे एकांत स्थान में ऐसी महिला को देखकर नवकुमार ने फिर से उसका साथ छोड़ना नहीं चाहा। उसके पीछे पीछे वो खुद भी जंगल की ओर चलने लगा। वो रेत पार करके जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे। जंगल में चलते चलते उस घर के सामने आ गए। नवकुमार ने देखा कि ये वही कापालिक की कुटिया है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था, और वो अब उसके सामने खड़ा है और वो औरत अभी भी उसके बगल में खड़ी है। आप इसी कुटिया में रहो, यहाँ से कहीं भी बाहर मत जाना। अगर जाओगे तो खतरा होगा। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल में ही रहती हो? वो कापालिक कहाँ है वो? उस औरत ने और कोई जवाब नहीं दिया। नवकुमार को उंगली के इशारों से घर के अंदर जाने के लिए कहा और वो वापस चलते चलते जंगल की ओर गायब हो गई। नवकुमार कुछ देर बाहर खड़ा रहा। फिर पता नहीं क्या मन में आया कि वो धीरे धीरे कुटिया के अंदर चला गया और कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ठीक उसी समय बाहर अंधेरा छा गया। आज भी घर लौटने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन वो कापालिक गए कहाँ?